हम बुनियादी तौर पर गांव के लोग थे और इन दिनों हमारी रिहाइश पंजाब के एक गांव में थी। खानदान में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त न थी। जब मैंने मिडिल पास किया तो अब्बू ने गांव के एक रवायती बाप की तरह मुझको पढ़ने से मना किया, मगर मैंने पढ़ने की जिद की क्योंकि मुझको आला तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। जब किसी तरह मेरी बात ना मानी गई तब मैंने अपने बड़े भाई का सहारा लिया। भाई ने मेरा नुक्ते नज़र समझ लिया और वादा किया कि मैं ज़रूर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सिर्फ पढ़ाई में ही तेज़ ना थी बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे रहती थी, क्योंकि खुद एतमाद थी, शक्ल सूरत अच्छी थी, सेहत भी खूब थी और सबसे बढ़कर मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। यही वजह है बज़्म अदब हो या ड्रामा या टेबलो, मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। महफिल नात में भी अच्छी आवाज़ की वजह से मुझे अव्वल इनाम मिला करता था। यही सारी वजूहात थी कि स्कूल टीचर और प्रिंसिपल भी चाहती थी मैं आला तालीम हासिल करूं। जब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया तो मेरी कुछ टीचर्स घर में आई और अम्मी को कहा कि आपकी बच्ची होनहार है, इसको पढ़ाई से ना रोकें बल्कि मैट्रिक करने दें। मेरा भाई इस वक्त मैट्रिक का तालिब इल्म था। अब्बू जब घर आए तो उसने कहा कि अगर आप छोटी बहन को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं देंगे तो मैं भी मैट्रिक के इम्तहान नहीं दूंगा। अब्बू उसकी धमकी से डर गए और मुझे भी स्कूल जाने की इजाज़त दे दी। अब मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी। मैंने मैट्रिक का इम्तहान 2 साल बाद अच्छे नंबरों से पास कर लिया। वालिद समझदार थे, वो सिर्फ मुझे मैट्रिक तक पढ़ा देंगे, मगर मेरे दिल में कॉलेज जाने की ख्वाहिश का शोला भड़का। भाई ने किसी तरह फिर अब्बू को मना लिया। अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी। इस पर ख़ानदान वालों ने बहुत बातें की, लेकिन वालिद साहब ने किसी की बात का जवाब ना दिया। सिर्फ यही कहा कि आप लोग मेरे फैसले से परेशान ना हो, मुझे अपनी बेटी पर एतमाद है। कॉलेज में मेरा पहला दिन था। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थीं। दर हकीकत वो मेरा मजाक बना रही थीं क्योंकि मैं गांव से आई थी। खूब कस कर चोटी बांधी हुई थी, सर में तेल भी लगाया करती थी, ऊपर से हर वक्त दुपट्टा चादर की तरह लपेटे रखती थी। लड़कियां शहरी थीं, इस जमाने के फैशन के मुताबिक लिबास सिलवाती थी, बाल भी अच्छी तरह संवार कर रखती थी। मैं तो बस सीधी सादी एक देहातन लड़की नजर आती थी। मैं घर से लायक थी, लेकिन लड़कियों का मेरी काबिलियत से कोई मतलब ना था। वो ज़ाहिरी टीप टाप की दिल दादा थी, जबकि हमारे गांव में तो फैशन का कोई रवाज ही ना था, बल्कि फैशन को बहुत बुरा समझा जाता था। मैंने मेहनत की और अच्छी पोजीशन ली। ग्रेजुएशन के बाद अब मैं घर में फारिग थी। अम्मी से कहा कि जहां इतनी अनायत की है तो आगे भी पढ़ा दे। मैं एमए करना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। अम्मी कहने लगी कि आगे पढ़ने का नाम न लो, क्योंकि कॉलेज तो अपने गांव से नज़दीकी शहर में था, तो मैं घंटे में लौट आती थी, जबकि यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर जाना पड़ेगा और 7 घंटे का रोज़ाना का सफ़र कोई आसान काम नहीं। मैंने अम्मी से कहा कि अगर लगन सच्ची हो तो कुछ दुश्वार नहीं होता। अब्बू से बात करें, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रह लूँगी। जब अम्मी ने अब्बू से बात की तो वो सख्ती से बोले कि हरगिज़ नहीं, भला ये इतनी दूर वो घर से वहाँ कैसे जा सकती है। मैंने पहले ही खानदान भर की मुखालफत मोल कर इसको एफए और बीए करा दिया है। मैं अपने गांव में खुद को एक बेबस कैदी की तरह महसूस करती थी। कॉलेज के दिनों में तो पढ़ाई में मशगूल रहने की वजह से तन्हाई महसूस नहीं होती थी, मगर अब दिल चाहता था कि पर लग जाएं और मैं किसी बड़े शहर की सिमत उड़ जाऊं। वालिदैन ने मुझे दिल गिरफ्तार देखा तो आखिर उनकी शफकत को जोश आया और मुझको यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दी। मुझे यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में जगह ना मिली तो एक प्राइवेट हॉस्टल का मैंने इंतखाब कर लिया। यहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी हॉस्टल में रहती थी। एक दिन मुझे अपने घर ले गई। घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। उसकी वहाँ सिर्फ माँ रहती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी अम्मी अकेली रहती हैं और तुम हॉस्टल में रहती हो, ऐसा क्यों है? तो वो मुझे कहने लगी, अम्मी से मिलने उनके कारोबारी दोस्त वगैरह आते हैं, घर में अक्सर पार्टियां होती हैं, इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। पढ़ाई का हरज होता है, तभी मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मैंने इसे ज़्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा। मुझे तो बस दोस्त की दोस्ती से मतलब था। नई नई यूनिवर्सिटी आई थी। कॉलेज में तो यूनिफॉर्म था, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म नहीं होता।
वहाँ लड़कियां तरह तरह के लिबास पहनती थीं और इन सब लड़कियों को देखकर मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि काश मैं भी इन्हीं की तरह लिबास पहनूं, क्योंकि इन्हीं लड़कियों की मकबूलियत होती थी जो लिबास अच्छा पहनती थी, कीमती गाड़ियों में आती थी, जबकि सीधी सादी लड़की से तो कोई बात करना भी पसंद ना करता था और ना कोई दोस्ती के काबिल समझता था। मेरे वालिद साहब रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे, सिर्फ पेंशन आती थी और भाई भी मुलाजमत करने लगा था। तनख्वाह से घर का खर्चा और मेरी तालीम के अखराजात बमुश्किल पूरे होते थे। इतने पैसे नहीं थे कि मैं तरह तरह के कपड़े खरीद सकती। मैंने एक दिन अपनी दोस्त से पूछा, तुम्हारी अम्मी अकेली रहती हैं, तुम्हारे अब्बू भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, तो तुम्हारी अम्मी घर का खर्चा कैसे चलाती हैं, तुम्हारे तालीमी अखराजात कैसे पूरे करती हैं? वो बोली कि मेरा एक भाई है जो बैरून मुल्क पढ़ने गया हुआ है, अम्मी उसको भी खर्चा भिजवाती हैं और मुझे भी गाड़ी लेकर दी है। ये सब कुछ मेरी माँ की अपनी मेहनत की वजह से है। उनका एक कारोबार है। क्या कारोबार है तुम्हारी अम्मी का? ऐसा है कि मेरी अम्मी जिस लड़की को मॉडलिंग का शौक हो उसको फैशन की दुनिया से राब्ता करा देती हैं। जो लड़की रक्स व मौसीकी से शौक रखती है उसको सकाफती शोज में काम दिलवाती हैं। किसी की आवाज अच्छी हो तो घर पर मौसीकी की महफिलें मुनक्किद करती हैं। बड़े बड़े दौलतमंद लोग आते हैं, गाना सुनते हैं, काफी रकम मिल जाती है। मेरी अम्मी की बहुत आला सोसाइटी के लोगों से जान पहचान है। तुम्हारी आवाज भी अच्छी है और तुम किसी आला पाए के मौसीकी के उस्ताद से ये फन सीखना चाहो तो हफ्ते को शाम में 2 क्लासें होती हैं, तो मेरी अम्मी के घर में आकर सीख सकती हो। इस लड़की की बातें सुनकर तो मेरी अकल के झरोखे खुल गए। पहली बार जाना कि रुपया कमाने के और भी अंदाज होते हैं। असल में मेरी अम्मी जान को जब अब्बू ने तलाक दी, हम 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरी अम्मी को खानदान वालों ने कफालत करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान मेरी अम्मी को एक औरत मिली और अपने साथ रख लिया। वो ये काम करती थी। अम्मी उसके साथ उसकी बेटियों की तरह रहने लगी। जब वो फौत हो गई तो उस सब कुछ अम्मी के हवाले हो गया। अब अम्मी ये सारा कारोबार चलाती हैं। वैसे मेरी अम्मी को एक अच्छी गाने वाली लड़की की ज़रूरत है जिसको वो हर महफिल मौसीकी में अपने साथ रख सकें। तुम थोड़ा सा मौसीकी का हुनर सीख लो तो अम्मी तुमको बाकायदा अच्छी तनख्वाह देंगी। दिन को तुम पढ़ो और मौसीकी की महफिलें तो रात को होती हैं। मैंने सोचा अगर ये बात मेरे भाई या अब्बू को पता चली तो वो मुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपने खदशात बताकर इनकार कर दिया। तब उसने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको कब पता चलेगा तुम 2 साल बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी और तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। उसके साथ ही उसने मेरी आवाज़ की इस कदर तारीफ की कि मेरा दिमाग घूम गया। मुझे कुछ पता न चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस लड़की के अफसाने में आ गई जो खुद आसाइशों की आदी हो चुकी थी। क्या सही है क्या गलत मुझको कुछ पता न था, लेकिन जो मेरे सामने था बस वही ठीक था। जो मेरी निगाहों में था वही मुझको अच्छा लग रहा था। मेरी काबिलियत पर तो किसी ने मुझको अहमियत ना दी और दौलत की वजह से सब दूसरे को अहमियत दे रहे थे। अब मेरे सामने भी बस दौलत ही दौलत थी और मैंने हाँ कर दी। वो लड़की मुझे अपनी माँ के पास ले गई। मैंने आंटी के साथ ही रहना शुरू कर दिया क्योंकि हॉस्टल में रहकर मैं गाना नहीं सीख सकती थी। पहले तो मैं 1 माह बाद घर जाती थी, मगर अब मसरूफियात बढ़ गई थी। मैंने घर वालों से झूठ बोला कि पढ़ाई ज़्यादा है इसलिए मैं जल्द नहीं आ सकूंगी। तो अम्मी अब्बू यही कहते, बस तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो, अगर कहोगी तो हम मिल जाया करेंगे। 1-2 बार अम्मी अब्बू आए, फ़ोन किया। उन्होंने आने से पहले इसी वजह से मैं उनको यूनिवर्सिटी में मिल लेती थी। आंटी ने मेरा नाम सोनिया रख दिया। गाने की महफिल में मेरा तारुफ सोनिया के तौर पर कराती थी। मुझे टीवी चैनल्स पर भी गाने की ऑफर्स होने लगी, लेकिन मैं सिर्फ निजी महफिलों में ही गाती थी। पहले तो मैं आंटी के साथ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे मौसीकी की महफिल मुनक्किद कराने वाले लोगों के साथ भेजना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी आफियत रही, लेकिन ऐसे मामलात में जब खूबसूरत जवान लड़की अकेली हो तो इन महफिलों में कई बाज और शिकवे भी चिपटते हैं। बस मेरे साथ भी ऐसा होने लगा और इसके बाद मैं भी बुरे हालात में घिर जाने से खुद को ना बचा सकी। आंटी मुझे कहती थी कि यही दुनिया है, ऐसा सब कुछ इस दुनिया में होता रहता है, ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं।
اگر کچھ نقصان برداشت کیا جاتا ہے تو فائدہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، اچھا کھاتی پہنتی ہو، جو چاہے خرید سکتی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں بے وقوف یہ بھی نہ کہہ سکی کہ عزت کے بدلے میں یہ سب کچھ بے وقت چیزیں ہیں، کیونکہ عزت تو ان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ شے ہے۔ میں شوقین لوگوں میں ایک گلوکارہ سونیا مشہور ہو گئی۔ بڑی بڑی پارٹیاں اب میرے بغیر ادھوری ہوتی تھیں۔ جب میں فائنل کے پیپر دے کر یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ گھر سے کسی نے میری خبر نہ لی۔ میں پریشان تھی۔ گھر فون کیا تو کسی نے ریسیو نہ کیا۔ اپنے گھر گئی، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ جب پڑوس سے معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا، بلکہ گالیاں دیں۔ تب میں اپنے نانا کے گھر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ ماموں گھر پر نہ تھے۔ ممانی نے مجھے برا بھلا کہا اور دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ بولی کہ ہمارے ہاں ایسی عورتوں کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ میں نے التجا کی کہ میرے والدین اور بھائی کے بارے میں کچھ تو بتائیں، کیونکہ چھوٹے سے گاؤں میں تو سبھی کا حال احوال ہر کسی کو پتا ہوتا ہے۔ میری ایک نہ سنی ان سب نے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں چلاتی رہ گئی۔ ہمارے گھر کے سامنے خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت رحم دل عورت تھی۔ میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے گئی، پانی وغیرہ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آنٹی میرے والدین کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، بیٹی 2 ماہ پہلے جب کسی رشتہ دار نے لاہور سے یہاں آ کر ان کو بتایا کہ تم گانے بجانے لگی ہو اور مجروں میں گاتی ہو، تو یہ سنتے ہی تیرا غیرت مند باپ صدمے سے چل بسا۔ میں نے چلا کر کہا کہ خالہ یہ بات تم کو کس نے کہی؟ وہ بولی، بیٹی یہ بات تو سارے گاؤں میں پھیل چکی ہے، کیونکہ جس محفل میں تم گانا گا رہی تھی وہ تمہارے ماموں کے دوست کے گھر تھی، اور وہاں تمہارا ماموں بھی تھا۔ اس نے بدنامی کے خوف سے وہاں تم کو کچھ نہیں کہا، اور یہاں آ کر ماں کو تمہارے باپ کے سامنے بتایا کہ تم نے لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ گانے بجانے لگی ہے، کیونکہ وہاں کسی دوسری لڑکی کا رقص بھی تھا، اسی لیے انہوں نے اس محفل میں مجرا کہا، تو تمہارا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے چل بسا۔ تم جانتی ہو نا تمہارے والد دل کے مریض تھے۔ اس خبر کو سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابو کے انتقال کی خبر سن کر تو میں رونے لگی۔ امی اور بڑے بھائی کے بارے میں نے پوچھا۔ تمہارے والد کے انتقال کے بعد برادری والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری ماں اس غم کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا تو وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ بڑی مشکل سے تمہارا بھائی پکڑ کر لایا، مگر پھر اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا۔ تمہارا نام لیتے لیتے گھر سے نکل جاتی اور تمہارا بھائی اس کو پکڑنے کے واسطے پیچھے جاتا۔ ہر کسی سے کہتی تھی تمہاری ماں کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ ایک ہی رٹ لگائی رکھتی تھی کہ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تمہارا بھائی ہاسٹل گیا، انہوں نے بتایا کہ 1 عرصہ ہو گیا ہے تم تو ہاسٹل چھوڑ کر چکی ہو۔ ایک دن کچھ لڑکوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے سے گالی دی اور کہا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی بہن کا ہاتھ بٹاؤ، بلکہ اپنی پاگل ماں کو بھی نچواؤ۔ اس بات پر تمہارے بھائی کو صبر نہ رہا اور اس نے اینٹ اٹھا کر گالی دینے والے کے سر پر مار دی۔ پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ اس کے جیل جاتے ہی تمہاری ماں کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، گلیوں میں پھرنے لگی، چند دن بھوکی پیاسی رہی اور پھر ایک روز ٹرین کے نیچے آ کر مر گئی۔ یہ سب حال سن کر میری حالت تو غیر ہو گئی۔ وہ عورت بولی کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر گھر آتی کیوں نہ تھی؟ کوئی فون، کوئی اطلاع تو دی جاتی نا۔ سچ بتا دو، کیا بات یہ صحیح ہے؟ کیا تم مجرے میں گاتی تھی یا جھوٹ ہے؟ میں کیا کہتی؟ بے اختیار منہ سے نکلا، خالہ سچ ہے کہ میں اچھے لباس اور ظاہری نمود و نمائش کی خاطر اس راہ پر چلی گئی جو عزت کی راہ نہیں تھی، مگر معاشرے نے اپنے طرز عمل سے مجھے یہی باور کرایا کہ یہی وہ راہ ہے جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، یعنی دولت کی وجہ سے ہی عزت ملتی ہے۔ میرا غلط تصور تھا کہ خالہ کاش مجھے احساس ہو جاتا تو میں شرافت کے بدلے عزت کا سودا نہ کرتی، لیکن اب تو سب کچھ کھو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اسی وقت اس عورت کا بیٹا گھر آ گیا اور مجھے گالیاں دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی نکلی اور کچھ بچوں کو گلی میں کھیلتے دیکھا اور دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا۔ مجھے اپنا اور اپنے بھائی کا وہ معصوم بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب ہم بھی یوں ہی گلی میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت وقتوں کے بعد میں اپنے بھائی کو جیل میں مل سکی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پھیر لیا اور کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔
मैं रोती रही, उसने मेरी तरफ ना देखा। मैं लौट आई। इस वाक़े के बाद मैंने अपनी दोस्त की माँ से भी राब्ता ख़त्म कर दिया। जो मेरे पास रकम थी उसे गरीब इलाके में स्कूल खोल लिया। मेरे भाई ने जेल में चंद साल गुजारे, फिर वहाँ उसको हेपेटाइटिस हो गया और वो चल बसा। ये खबर अंधोखनाक थी। मैं बिल्कुल ही टूट गई और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अपने स्कूल का नाम भी भाई के नाम पे रखा। दिन के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब रात होती है तो अपने वालिदैन और भाई को याद करके रोती हूँ। अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तो तालीम हासिल करने आई थी, क्यों दिल मेरे पे पैसे की लालच को जगह दी। मेरा सारा घर तबाह हो गया, अपने मुझसे बिछड़ गए। मैं तालीम हासिल करने को मना नहीं करूँगी, मगर बहनों से यही कहूँगी कि तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन अपनी हदूद में रहकर, क्योंकि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। अब हम पे मुनहसर है कि रिस्क को हम मेहनत करके जायज़ तरीके से हासिल करें या नाजायज़ तरीके से। मैं यही कहूँगी कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक बार हकीकी रिश्ते खो जाएं तो वो कभी नहीं मिलते। रिश्तों की कदर करना ज़रूरी है कि इन्हीं रिश्तों में ज़िंदगी है।